हो जाएगा। अर्थात 7 लेक्चर आज हो रहे हैं, इसके बाद 9 या 8 मतलब कल या परसों में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर ये भी छोटा ही था, इसके बाद हम लोग इसके चैप्टर नंबर 7 पे पहुंचेंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपने आप में बहुत खास चैप्टर था और बहुत कुछ सिखाने वाला चैप्टर था। आज हम लोग सीखेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? जैसे प्यारे बच्चों, सेल्फ इंडक्शन में हम लोगों ने सीखा स्वप्रेरण में कि कुंडली में अपने आप अगर उसी में बैटरी जो जुड़ी हुई है, उसी से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कह लो धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, अगर ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं तो अपने आप कुंडली जो है उससे बद्ध जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है। इस कारण से उसमें एक प्रेरित धारा बनती है, क्योंकि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ऐसा हमें फैराडे सर ने बताया। तो वो घटना बिल्कुल सही है और इस घटना पर काम करते हुए हेनरी सर ने हम लोगों को बताया कि स्वप्रेरकत्व का गुण कुंडली में होता है। खैर प्यारे बच्चों, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ चुके थे और आप सभी का आज स्वागत करते हैं। तो भाई सभी को नमस्कार, नमस्तुभ्यम, आभार, अभिनंदन, आपके प्यारे गुरुजी का आप सभी लोग अभिवादन स्वीकार करेंगे और आप सभी को भी भाई अभिवादन मैं स्वीकार करता हूं। लव यू ऑल, गुड इवनिंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे। सर जी 1 शॉट लीजिए, क्या 1 शॉट? ओके, ठीक है, ओके। तो गुरुजी आपसे हम लोगों ने सीखा है स्वप्रेरण, और हम लोग स्वप्रेरण में भी बहुत सारी घटनाएं पढ़ते कुछ चीजें तो सीख ही ली थी, है ना। स्वप्रेरण गुणांक की अगर बात करें तो आप लोगों ने क्या सीखा? स्वप्रेरण गुणांक में क्या सीखा? जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है टोटल, वो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और इस प्रकार से स्वप्रेरण गुणांक में n phi इक्वल टू, जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, क्या? वो आता है कैपिटल L इंटू में I। ये नियतांक ही स्वप्रेरण गुणांक होता है। यहां से L इक्वल टू n phi अपान में I लिखते हैं। बोलो कितना आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों याद है तो आपको कभी भी कोई भी चीज भूल नहीं सकते हो। हाँ, मैं कह सकता हूं जवाब देने में थोड़ा टाइम लग सकता है कि आप उस कॉन्सेप्ट पे पहले पहुंचेंगे फिर आगे की गणना करेंगे। जैसे मैंने क्या बताया, स्वप्रेरण कैसे बनता है, स्वप्रेरण में क्या होता है? तो स्वप्रेरण की घटना में ये होता है कि कोई कुंडली है, ये कोई कुंडली है, जम 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 जम, ये कुंडली है प्यारे बच्चों, और इससे हमने एक बैटरी जोड़ रखी है प्लस माइनस, और इससे हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन धारा कैसी है? वेरिएबल है। वेरिएबल अगर इंग्लिश में शब्द बोला जाता है इसका मतलब होता है परिवर्तनीय। कैसी धारा है? परिवर्तनीय धारा है। और प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जब धारा परिवर्तनीय होती है, जब धारा परिवर्तनीय होती है, ठीक है, जब धारा परिवर्तनीय होती है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो इससे फ्लक्स में क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जो धारा गई, धारा जो कुंडली में प्रवाहित हो रही है, उससे उस कुंडली के टोटल भीतर अक्ष में सभी जगह क्या बन रहा है? चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अगर ये धारा कांस्टेंट रहेगी तो स्वप्रेरकत्व का गुण नहीं होगा। जब धारा में परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, टोटल फेरे अगर n है, टोटल फेरे n है, एक फेरे से बद्ध जो फ्लक्स है वो phi है, तो टोटल फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा भाई? n phi होगा। और ये किसके बराबर, किस पर डिपेंड है? तो भैया धारा पर डिपेंड है। धारा का मान ही बदले, बढ़े, घटे, जो भी हो धारा पर डिपेंड है, इसलिए टोटल फ्लक्स में परिवर्तन अनुक्रमानुपाती है किसके? तो धारा के है। तो n phi अनुक्रमानुपाती I, n phi इक्वल टू Li। बड़ा साधारण है। L एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्यारे साथियों, आप सभी का जवाब आएगा सर, इसे हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। इसे बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व भी इसे बोलते हैं, या इसे स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। प्यारे साथियों याद रखिएगा, या इसे स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। क्लियर है? हाँ, चलो ये चीज पढ़े थे। अब L इक्वल टू n phi अपान में I बता हुआ है। L इक्वल टू n phi अपान में I। आप लोग ये इससे ज्यादा ये वाला टॉपिक याद रखिएगा, n phi इक्वल टू Li। ये याद रखिए तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। n phi इक्वल टू Li, इससे L आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में गुणांक। अरे भैया, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो इस कुंडली के सिरों में उत्पन्न होता है, कुंडली के सिरे एक ये है, एक ये, भाई 2 सिरों कुंडली, बाकी बीच में फेरे लपेटे हुए हैं, तो इनके सिरों के बीच में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये स्मॉल e, ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। इसकी गणना कैसे? तो वही फैराडे के नियम से, E इज इक्वल टू माइनस का D, और टोटल फ्लक्स में परिवर्तन n phi लिखेंगे। टोटल फ्लक्स में परिवर्तन n phi अपान में क्या प्यारे बच्चों? dt। वैसे सर कहेंगे हमने ये नहीं पढ़ा है, आप कहेंगे सर हमने ये पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस का कैपिटल N d phi अपान में dt, ये पढ़ा है कि किसी भी चुंबकीय परिपथ से बद्ध, कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब चुंबक को पास लाते हैं, जो फैराडे सर ने प्रयोग किया था, वो फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन अगर एक फेरे से बद्ध तो phi है, n फेरे से तो n से गुणा होगा। सिंपल था ये n phi। अब देखो, अभी आप लोगों ने पिछले समीकरण में n phi को L पढ़ा, तो E इक्वल टू माइनस का D, n phi की जगह क्या लिखेंगे? Li लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Li बटे dt। अभी पीछे पढ़ाया, n phi की जगह Li। L एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये नियतांक ही तो आया। स्वप्रेरकत्व गुण है कुंडली का, स्वप्रेरकत्व एक प्रॉपर्टी है कुंडली की, वो नहीं जा सकती, वो नहीं बदल सकती। धारा समय के साथ बदल सकती है, धारा में समय के साथ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुंडली के गुण में नहीं परिवर्तन कर सकते। L को बाहर कर लेंगे तो E बराबर माइनस का L और di अपान में dt होगा, di अपान में dt होगा। प्यारे साथियों, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला था।
ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हम लोग सीखते गए भाई। इसके बाद हम लोगों ने प्रेरकत्व समझा, इसको किससे डिनोट करते हैं, सभी बच्चों का जवाब आया था, इसे एल से डिनोट करते हैं ना। ये क्या है, प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व है। अब जरा याद करें, मैंने इससे संबंध क्या बताया था कि सीधे तार का प्रेरकत्व शून्य होता है। सीधे तार में प्रेरकत्व में क्या होता है, शून्य होता है। ये सीधा तार है, इसका प्रेरकत्व क्या होगा, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रेरकत्व इसका शून्य होगा, लेकिन इसका प्रतिरोध होगा। ठीक है, प्रतिरोध का कोई ना कोई वैल्यू होगा, लेकिन प्रेरकत्व शून्य होता है। ये बात सभी को पता होना चाहिए कि सीधे तार का प्रतिरोध तो होता है, आर होता है, लेकिन प्रेरकत्व सीधे तार का नहीं होता। जबकि कुंडली में प्रेरकत्व होता है, कुंडली में प्रेरकत्व एल होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। चलो खैर, ये तो पता ही है, ये चीजें हो गई थी। नेक्स्ट, प्रेरकत्वों का संयोजन पढ़ा गया था, सबसे खास चीज प्रेरकत्वों का संयोजन पढ़ा गया था। सर्वप्रथम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा गया था। बोलो E बराबर E1 प्लस E2। कल की क्लास में मैं बात कर रहा हूं, कल की क्लास में मैंने यही बताया था, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। मतलब जो तीनों कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल इन्हीं तीनों कुंडलियों में अलग अलग बंट जाता है। जब E की वैल्यू रखते हैं क्या, DI अपान में DT, जो लिखा होता है प्यारे बच्चों, अभी प्रेरित विद्युत वाहक बल E L DI अपान में DT, L DI अपान में DT, L1, लेकिन हर एक के लिए L1। और I धारा समान होती है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या समान होती है, धारा समान होती है। अब चित्र नहीं बनाएंगे, बस धारा समान, आई जो है वो समान रहेगी सभी जगह पर, धारा समान होती है। तो हम लोग यहां पर जब रखते हैं तो एल, सभी प्रेरकत्वों का कुल संयोजन एल हो तो एल डी आई अपान में dt बराबर माइनस L1 DI अपान में dt। यहां भी माइनस लगा लो, अगर लगाना है तो भाई लगाना पड़ेगा ही, क्योंकि यही सूत्र हम लोग पढ़े हैं विद्युत वाहक बल से संबंधित। फिर ये माइनस का L2 DI अपान में dt माइनस का L3 DI अपान में dt। DI अपान में dt कॉमन है, सभी जगह कॉमन ले लेंगे। L बराबर क्या बचेगा, देखो माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा। DI अपान में dt सभी जगह कैंसिल आउट होगा। L बराबर मिलेगा L1 प्लस L2 प्लस L3। ये मैंने कल बताया था, बस रिवाइज करा रहा हूं उन बच्चों को जिन्होंने अगर लेक्चर नहीं देखा है, तो उनको आज के लेक्चर में नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो ये समझ जाएंगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, सर ने इतने अच्छे से बताया, अगर यहाँ पर रिविजन में तो वहां पर कितना अच्छे से बताया होगा, अर्थात आपको फिर देखना पड़ेगा। ये है श्रेणी क्रम संयोजन। फिर हम लोगों ने समांतर क्रम संयोजन सीखा था, है ना। समांतर क्रम संयोजन में क्या, E बराबर वही धारा परिवर्तन की बीजे, तो विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है, फिर धारा परिवर्तन की दर सब में अलग अलग होती है ना। वहां पर धारा परिवर्तन की दर अलग अलग होती है, DI1 अपान में dt, धारा परिवर्तन की दर अलग अलग, DI1 अपान में dt, DI2 अपान में dt, DI2 अपान में dt प्लस DI3 अपान में, सॉरी ऐसे टोटल धारा में परिवर्तन DI अपान में जो dt है वो किसके बराबर होगा, जो DI अपान में dt है वो किसके बराबर होगा, अलग अलग धाराओं में परिवर्तन की दर के, DI1 अपान में dt अलग अलग धाराओं में परिवर्तन की दर के योग के बराबर होगा, DI2 अपान में dt प्लस DI3 अपान में dt। अब यहां पर DI अपान में dt तो कुल धारा है परिपथ में प्रवाहित, इसमें आता है E अपान में L, माइनस भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे भी माइनस, फिर वही E अपान में। समांतर क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में E समान होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो सभी कुंडलियों में समान होगा, E अपान में L1, लेकिन धारा अलग अलग थी, माइनस E अपान में L2 माइनस E अपान में L3। माइनस E के जब कॉमन ले लेंगे तो इधर के माइनस E से ये सब क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मिलता है 1 अपान L बराबर 1 अपान में L1 प्लस 1 अपान में L2 प्लस 1 अपान में L3। ये डेरिवेशन प्यारे बच्चों हम लोगों ने कल किए थे, ये डेरिवेशन हम लोगों ने कल किए थे, समझ में आ रहा है। हाँ सर मैराथन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल हो गए, कितने बार लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। सर मंथली एग्जाम का तैयारी होगा कि नहीं, हाँ मात्रक हेनरी लिखनी है भाई, सही बात है, मात्रक हेनरी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताना है। ये भी कल डेरिवेशन में पढ़ा गया था, तो बच्चों आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझा होगा। ये है समतल वृत्ताकार कुंडली। अरे सर कहां समतल वृत्ताकार कुंडली बनी है, सही से बनाइए। और आपके ये जो विद्यार्थी है ना, आप बोर्ड की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, ये सब पीछे नींद मार रहे हैं, इनको गर्मी लग रही है, किसी कमेंट आ रहा है कि सर गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है ना। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही प्यारे बच्चों, इसकी त्रिज्या है R, इसका केंद्र है O, और इसमें बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं, N फेरे लपेटे गए हैं। कितने फेरे लपेटे गए हैं, N फेरे लपेटे गए हैं। हमें कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताना है। स्वप्रेरकत्व हम लोग जानते हैं कि भाई N phi इक्वल टू LI होता है। अगर मुझे L निकालना है तो N phi बटे I, ये फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा। बाकी सब चीजें भूल जाओ प्यारे बच्चों, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। आप ये याद करो कि सर अगर मुझे कह रहे हैं समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताओ, ये समतल वृत्ताकार कुंडली, समतल का मतलब है जिसका एक ही तल, इधर की परिधि इधर एकदम जैसे चूड़ी या कंगन मान लो, वैसा ही समतल वृत्ताकार कुंडली, लेकिन फेरे बहुत सारे लपेटे गए, तो मैं मान ले रहा हूं N फेरे लपेटे गए हैं। तो समतल वृत्ताकार कुंडली, इसे लूप भी बोलेंगे, कॉइल भी बोलते हैं, आपको पता है। तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व, अब स्वप्रेरकत्व बताना है तो हम लोगों को सूत्र तो यही पता है, L इक्वल टू N phi अपान में I। N phi का मतलब हुआ कि इस फ्लक्स, इस बंद लूप से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स N phi मिल जाए। I तो प्रवाहित धारा है, तो माना फलाना धमाका, मैंने लिखा था कि माना एक R त्रिज्या की समतल वृत्ताकार कुंडली जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है। बड़ा सिंपल से, अब अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र बना, क्योंकि हमें फाई निकालना है। अब फाई कैसे निकलेगा आपको पता है सर, फाई इक्वल टू पी। कहानी समझो, कॉन्सेप्ट समझो कि सर भी चीज को रटा नहीं रहे, आपको ये बता रहे हैं कि हमें एल प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीजों की
जरूरत है। अब अगर फाई चाहिए तो बी चुंबकीय क्षेत्र और ए इसका क्षेत्रफल। तो पहले हमको क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहिए। बी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समतल वृत्ताकार कुंडली का, बड़ा आसान है, म्यू नॉट अपान में 2, लेकिन और आई अपान में आर, यही होता है म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में आर, सिंपल है। लेकिन ये एक फेरे से बद्ध है, अगर n फेरे हैं तो n फेरे का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा n से गुणा करा देंगे, n से गुणा करा देंगे, ये होगा। और a बराबर प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे फ्लक्स चाहिए वो भी फाई नेट, पाई बराबर फाई किसी भी एक फेरे से, मतलब किसी भी एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब उस एक फेरे में n फेरों का भी, क्योंकि प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल अनुदिश होती हैं अक्ष के, तो अगर यहीं पर एक के ऊपर एक फेरे, एक के ऊपर एक फेरे, एक के ऊपर एक फेरे, एक के ऊपर एक फेरे लपेटे गए हैं, तो n फेरों का चुंबकीय क्षेत्र भी एक फेरे से बद्ध ही चुंबकीय फ्लक्स बनाएगा। अर्थात फाई इक्वल टू, अगर मैं बी ए लिखूं, फाई इक्वल टू बी ए से, ठीक है, बी ए से अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूंगा तो फाई बराबर आएगा, बी की वैल्यू है म्यू नॉट अपान में 2 एन आई अपान में आर इंटू ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर से आर मर गया, तो फाई बराबर आएगा प्यारे बच्चों कितना, म्यू नॉट अपान में 2 एन आई पाई, या कह लो म्यू नॉट अपान में 2 पाई एन पाई आई, और आर है तो आर लिख देंगे, एन पाई आई आर ये लिखेंगे टोटल, इतने अपान में ये 2, ये वैल्यू प्यारे बच्चों प्राप्त होगी। यहां पर n है लेकिन ये टोटल फ्लक्स नहीं है, टोटल फ्लक्स जो होगा प्यारे बच्चों फाई नेट जो होगा वो n फेरों के से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स n फाई के बराबर होगा। तो जब हम n फाई रखेंगे, जब हम n फाई रखेंगे, जब प्यारे बच्चों हम n फाई रखेंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखो, जब हम n फाई रखेंगे तो l i इक्वल टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि l इक्वल टू होता है n फाई अपान में i, तो हमें यहां पर n फाई की वैल्यू निकाल लेना है। n फाई बराबर क्या होगा भाई, फाई नेट क्योंकि निकालना है, एक फेरे से बद्ध फाई, n फाई के लिए इसी में रख दो, इसी में टोटल रख दो, तो ये क्या हो जाता है म्यू नॉट, n से गुणा होगा तो n स्क्वायर केवल आ जाएगा, बाकी सब ये रहेगा, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आई आर, ठीक है, यही लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आई आर बटे 2, यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कुल यहां पर चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा फाई नेट। अब अगर l की वैल्यू निकालना है तो l बराबर होता है n फाई बटे आई, n फाई की वैल्यू यही म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आई आर बटे में 2, ये वाला तो लिखेंगे ही, और साथ में ये भाग n फाई के भाग में कौन है i, n फाई के भाग में ये i है तो i भाग में रहेगा, भाग दे दीजिए, क्या होगा i ने i को मार दिया। यहां पर प्यारे साथियों l बराबर मिलेगा म्यू नॉट, n है तो n स्क्वायर, पाई है पाई, आई तो कट गया, इंटू में आर बटे में ये 2 रहेगा। प्यारे बच्चों इतने हेनरी का स्वप्रेरकत्व बनता है, किसमें, तो समतल वृत्ताकार कुंडली में इतने हेनरी का स्वप्रेरकत्व बनता है। इससे क्या बात स्पष्ट होती है, जो कि कल हम जब जल्दी में इसको सॉल्व किए थे तो ये लिखना भूल गए थे, ठीक है सर हेनरी होगा ना, एन स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये देखो एन स्क्वायर क्यों नहीं होना चाहिए, कितने फेरे लपेटे हुए, अरे भैया एक फेरा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, एन फेरे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, एन फेरे भी चुंबकीय क्षेत्र, धारा तो सभी फेरों में दौड़ रही है, धारा सभी फेरों में दौड़ रही है, आपके एक ही फेरे का महत्व है क्या, 7 फेरों के 7 वचन होते हैं, जान लो, है ना, 7 फेरों के एक फेरे का कह दो एन नहीं होगा, क्या बात करते हो, पीटे जाओगे, ठीक है, जिस दिन कहोगे कि हमें एक ही फेरा लेना है, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, फिजिक्स भी कहती है जितने फेरे हैं अगर 2 बार जरूरत पड़ी एन फाई सबकी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। चलो सर मंथली एग्जाम का तैयारी होगा ना, डेली आपके मंथली एग्जाम की ही तैयारी सब चला करती है, कभी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कभी मैराथन हो रहा है, कभी 50 से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, हमेशा तैयारी ही होती रहती है। एक बात हाँ आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, एक बात में देखो, ये तो आ गया, सॉरी ये हो चुका, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बात जो स्पष्ट हुई है ये चीज लिख लीजिए, क्या होता है एन स्क्वायर, क्या अगर अर्थात स्पष्ट है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ाने के लिए, देखो एन स्क्वायर फेरों के वर्ग के बराबर है ना, अर्थात स्पष्ट है क्या, स्पष्ट है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे बढ़ेगा, बताओ, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व बढ़ाने के लिए उसमें फेरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसमें फेरों की संख्या, क्योंकि एन स्क्वायर के वर्ग के देखो अनुक्रमानुपाती है, अर्थात फेरों की संख्या अगर हम बढ़ा देंगे तो स्वप्रेरकत्व बढ़ जाएगा, बढ़ाने के लिए उसमें फेरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, फेरों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सबके तो ऐसे अनुक्रमानुपाती तो है, लेकिन इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती, एल अनुक्रमानुपाती किसके है, एन स्क्वायर के, फेरों की संख्या के वर्ग के होता है। सर अब आप कब 7 फेरे लेंगे, कूटे जाओगे, अभी कूटे नहीं गए आनंद सर से ना, इस वजह से ऐसी बात प्रयोग कर रहे हो ना। हाँ तो आप लोगों का मंथली एग्जाम का थोड़ा सा अब तो कल का रिवीजन हो गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है आप पहले उसको करेंगे, फिर आगे का टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण रिवीजन था, कल मैं जल्दबाजी में इसको मतलब जल्दी बता दिया गया था, तो फिलहाल आज फिर से मैंने बता दिया, बस लैंग्वेज नहीं लिखा है, पूरी चीजें आज फिर मैंने बता दी, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है, क्लियर, हाँ बिल्कुल। सर हम फौजी बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा बॉर्डर पर करना एक अपने आप में गर्व का विषय होता है और बड़ा प्राउड मोमेंट होता है, ठीक है।
चलो तो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे, अच्छा पहले इसको डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर ये एक डेरिवेशन स्वप्रेरकत्व बचा है, फिर आगे मैं बताता हूं लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व कैसे निकाला जाएगा। सर ये लंबी प्रणालिका क्या है? सोलेनॉइड, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और गुरुजी आपने अच्छे से बताया था कि एक लंबी प्रणालिका मतलब उसका व्यास बहुत कम हो, उसका व्यास बहुत कम हो। लंबी प्रणालिका पृथक पृथक फेरे लपेटे जाए, जुम 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 जुम। ये प्यारे बच्चों क्या है? एक लंबी प्रणालिका है। एक लंबी प्रणालिका है जिसकी लंबाई टोटल प्यारे विद्यार्थी जी कितनी है? कैपिटल का एल है, मान लीजिए, ठीक है, कैपिटल का एल है। और इस प्रणालिका में प्यारे साथियों आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो इसकी गोलाई है, आप इस प्रणालिका को बनाने के लिए किसी खोखली पाइप में, जैसे सबमर्सिबल वाली पाइप होती है, उसमें पृथक पृथक फेरे लपेट दोगे, वही प्रणालिका बनाएगी उससे, जिसे हम लोग इंग्लिश में सोलेनॉइड बोलेंगे। तो इसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। वही जो पाइप का क्षेत्रफल, वही फेरे उसी के ऊपर तो लपेटे जा रहे हैं, तो वही क्षेत्रफल बनेगा। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। टोटल फेरों की संख्या जो है वो कितनी है? एन फेरे। इस टोटल लंबाई में जो फेरे लपेटे गए, कितने? एन फेरे लपेटे गए हैं, ठीक है। ध्यान समझते जाना। इस पूरी लैंग्वेज को प्यारे बच्चों मैं लिख दे रहा हूं कि माना कैपिटल, माना एक प्रणालिका, एक लंबी प्रणालिका, एक धारावाही, माना एक धारावाही लंबी प्रणालिका, धारावाही लंबी प्रणालिका। लिखोगे भाई अपनी कॉपी में कि इधर केवल ताकोगे? है, अच्छा ठीक है, समझो जो अगर समझने में ध्यान दे रहे हो तो समझ लो, बाद में लिख लेना। क्या बोल रहे हैं? माना एक धारावाही लंबी प्रणालिका जिसकी लंबाई, प्रणालिका जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, पहले लिखेंगे अच्छा रुको। माना एक धारावाही लंबी प्रणालिका जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, लंबाई कैपिटल एल है, तथा इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और क्या लिखना चाहिए? और गुरुजी आपने क्या लिखा है? और गुरुजी ने लिखा है कि इस कुंडली का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, और एन फेरे लपेटे गए हैं, ठीक है। तो इस कुंडली में एन फेरे लपेटे गए हैं, एन फेरे हैं, टोटल एन फेरे हैं, तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है। मैंने कुंडली जो बनाई, जो प्रणालिका बनाई, वो सारी बातें यहां पर लिख दी। माना एक धारावाही लंबी प्रणालिका जिसकी लंबाई एल है, तथा इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कुंडली में या प्रणालिका में, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो भाई, यहां पर मैं लिख दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर लिखा नहीं। इस प्रणालिका में, सोलेनॉइड में, इस प्रणालिका में एन फेरे हैं तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। हाँ बहुत बढ़िया सर, लिखने वाला काम हम सब लोग कर लेंगे, बस आप समझा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम सभी बच्चों को हमें ध्यान में रखना है, और ऐसा ना हो कि कोई सर कमेंट कर पाए कि सर आपने ये चीज लिखी नहीं थी। देखो समय बहुत है, हम लोग आप कहीं से भी कंपेयर करेंगे, कैसे भी देखेंगे, वैसे कंपेयर करना बिल्कुल गलत होता है। बस हमें बेस्ट मेथड और बेस्ट स्ट्रेटेजी से अपनी तैयारी को अंजाम देना है। पहले बच्चों हम लोग 6वें चैप्टर को बता रहे खत्म करने वाले हैं, ठीक है। बीच में अभी आपका मंथली एग्जाम आने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे और फिर उस पर चर्चा करते हुए समझेंगे। पहले ये डेरिवेशन भी कंफर्म कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए? लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व चाहिए कि इस कुंडली में जब हम धारा में ये प्रवाहित धारा इसमें परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उस फ्लक्स में परिवर्तन से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, अर्थात ये स्वप्रेरण की जो घटना है, तो उसके लिए जो इस कुंडली का गुण है स्वप्रेरकत्व, उसका मान क्या होगा? जो इस कुंडली का गुण है स्वप्रेरकत्व कैपिटल एल, उसका मान क्या होगा? ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए इसको समझते हैं। तो हमें पता है कि स्वप्रेरकत्व एल आई बराबर एन फाई होता है। फ्लक्स चाहिए, अर्थात यहां कह लो एल बराबर एन फाई अपान में आई होता है कि नहीं? बोलो, एल फाई अपान में आई होता है कि नहीं? अच्छा, इस प्रणालिका की टोटल लंबाई में कैपिटल एल ना मान के अगर स्मॉल एल मान लो तो कोई दिक्कत होगी? बताओ, कैपिटल एल ना मान के स्मॉल एल मानने तो कोई दिक्कत? क्योंकि देखो कैपिटल एल क्या है? स्वप्रेरकत्व भी है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। इस वजह से मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज कोई रटने वाली तो है नहीं, ये तो अपने एडजस्ट आप कर सकते हो। यही होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी चीज को मान सकते हो। जब रटे नहीं हो, पता लगे रटे कैपिटल एल से थे, वो भाई लिखे जा रहे हो, उससे अच्छा है कि आप चेंज कर लो थोड़ा सा, तो और अच्छा लगेगा, है ना। बाकी कोई गलत नहीं होगा, कैपिटल एल भी लिख दोगे तो एग्जाम नहीं गलत करेगा, क्योंकि आपने यहां स्पष्ट किया हुआ है कि प्रणालिका की लंबाई कैपिटल एल है, ठीक है। अच्छा देखो, तो प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि हमें फाई में परिवर्तन, भाई एल इक्वल टू एन फाई अपान में आई है, तो फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पहले चुंबकीय क्षेत्र बताओ, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? फाई बराबर होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई था, लेकिन स्मॉल एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, वो याद करिए आप लोगों को जब डेरिवेशन कराया गया था लंबी प्रणालिका एम्पियर के परिपथी नियम से, तो वहां जब कैपिटल स्मॉल एन बराबर क्या था? कैपिटल एन अपान में एल, कैपिटल एन अपान में जो टोटल लंबाई स्मॉल एल, वहां कैपिटल एल अगर मानी थी तो कैपिटल एल रहा होगा, कैपिटल एन अपान में एल इंटू में आई। प्यारे बच्चों, ये किसके अगर फेरे कितने एन है तो, ठीक है। सॉरी, ये हम चुंबकीय क्षेत्र लिख रहे हैं, फ्लक्स क्यों लिख रहे हैं सर? चुंबकीय क्षेत्र है बी, चुंबकीय क्षेत्र का मान बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान में एन फेरों से टोटल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो कि बी नेट, ठीक है, ये म्यू नॉट एन आई अपान में एल। क्षेत्रफल कितना?
क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को हम यहाँ पर ए ही लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ए। वैसे आप इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वृत्त के आधार पर पाई आर स्क्वायर ही होगा। हाँ सर, बी होगा, बिल्कुल अक्षय कुमार जी, बी ही होगा। यहाँ पर मैंने फाई लिख दिया था, देखा बाद में। ठीक है, फाई की जगह आयशा खातून जी भी लिख रही हैं यही बात। ठीक है, ओके। हाँ देखो, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें फ्लक्स चाहिए। ठीक है, तो एन फेरों से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, एन फेरों से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स प्यारे बच्चों क्या होगा? कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई नेट की बात हो रही है, फाई नेट एन फाई के बराबर होगा, फाई नेट एन फाई के बराबर होगा। एन फाई, और फाई की वैल्यू क्या होती है? तो एन फाई की वैल्यू क्या होती है भैया? बी ए कॉस थीटा होता है कि नहीं? लेकिन थीटा यहां पर उसके अनुदिश रहेगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, उसको लिखना नहीं, एन बी ए हो जाएगा। अर्थात बी की वैल्यू रखिए और ए इंटू बी है ही, तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा फाई, जो टोटल फाई नेट है। ठीक है, एन फाई की वैल्यू मैं अगर कह लूं, ठीक है, एन फाई की अगर मैं वैल्यू कह लूं, एन फाई बराबर मिलेगा आपका, एन फाई बराबर एन बी ए है, और एन बी ए तो एन गुणे में लिखे, बी की वैल्यू ये रही म्यू नॉट एन आई अपान में स्मॉल एल इंटू ए क्षेत्रफल है तो ए क्षेत्रफल लिख दी। ये एन फाई की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों? एन फाई की वैल्यू आई है, एन फाई की वैल्यू आई है म्यू नॉट एन स्क्वायर हो गया, आई हो गया, ए हो गया, बाई में 2 हो गया, सॉरी बाई में 2 नहीं, एल हो गया, शायद यही हो गया है ना, म्यू नॉट एन 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 स्क्वायर हो गया, आई ए बाई 2, आई ए बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। बहुत सही, यही हो गया फ्लक्स। ये टोटल प्यारे बच्चों फ्लक्स आ गया है, और हमें तो स्वप्रेरकत्व निकालना है किसका? परिनालिका का। तो बड़ा आसान हो जाएगा अब, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो स्टेप बाय स्टेप हल करते जाओगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। सर फिर आ गया निष्कर्ष? जी हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। एन फेरे, एक फेरे से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालने। अगर देखो आप लोगों ने जब प्यारे बच्चों क्या पढ़ा था, आप लोगों ने एम्पियर के परिपथी नियम से चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, ध्यान से समझो, फील करना। अच्छा, मेरी एक बात को फील करना, मैं समझाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, जो इस फेरे के कारण आपको पता है कि वृत्त के कारण इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान सुनना, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको दाएं हाथ की हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो। अंगूठे को धारा की दिशा में रखो। अगर इस तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो अगर धारा की दिशा ये है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, अंगूठे की दिशा में धारा को रखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर? बाहर की ओर, इस तरफ, क्योंकि उंगलियों के घूमने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसको दूसरी तरह से भी अंगूठे दाएं हाथ के नियम लगाते हैं कि जिस दिशा में धारा घूम रही है उस दिशा में उंगलियों को कर्ल करो, उस दिशा में उंगलियों को कर्ल करो, अंगूठा जिस ओर पंच करेगा उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अगर ये धारा की दिशा बदल दी जाए तो उंगलियों को कर्ल करेंगे इस दिशा में, फिर धारा की दिशा भीतर की ओर हो जाएगी। अब देखो, इस केंद्र से बाहर की ओर, अब वहीं ये फेरे लपेटे हुए हैं, तो इस केंद्र से बाहर की ओर लंबे लंबे इधर चुंबकीय क्षेत्र इस फेरे के कारण बनेगा। लेकिन एन फेरे हैं तो एन फेरों की चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड लाइन सभी से गुजरेगी। एन फेरे समझ रहे हो भाई? एक फेरे पे ही चुंबकीय क्षेत्र फील्ड लाइन नहीं आ रही कि इस फेरे की, यही फेरे की केवल चुंबकीय क्षेत्र, इस फेरे की भी चुंबकीय फील्ड, जो चुंबकीय बल रेखाएं वो यहां से जा रही हैं, इस फेरे की भी चुंबकीय बल रेखाएं इस फेरे से जा रही हैं, तो इस फेरे की चुंबकीय बल रेखाएं और इस फेरे की चुंबकीय बल रेखाएं सब तो गुजर रही हैं। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फेरों में भी एन आया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी निकालने में, और फिर जब टोटल फ्लक्स निकालने एन फाई, तो वो भी बी में जो एन फेरे थे वो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। बात समझ गए? हाँ सर। चलो, बात हुई प्रणालिका से, हमें यहां बात करना है प्रणालिका से, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? तो सूत्र L बराबर एन फाई अपान में आई, एन फाई अपान में आई, एन फाई की वैल्यू ये आई म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल होल अपान में प्यारे बच्चों क्या? आई ने आई को मार दिया। L बराबर क्या मिला? L बराबर मिला प्यारे बच्चों, L बराबर मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान में एल। प्यारे बच्चों यही इतने हेनरी जरूर लिख देना। आप लोग कहोगे सर हेनरी नहीं लिखा, और बहुत अच्छी आदत ये हो गई आप लोगों की कि मात्रक जरूर याद रखते हो, है ना? स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपान में एल, ये लंबी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व हो गया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बताइए भाई, इसमें भी फेरों की स्क्वायर का आया है, एल एन स्क्वायर आया है, क्लियर है? बताओ भाई। सर समांतर क्रम में मात्रक 1 हेनरी होगा क्या? हाँ होगा भाई, वहां पर ये बिल्कुल होगा। जब पलट देंगे, जब दोनों पक्षों को पलट देंगे तब हेनरी लिखा जाएगा। पलटने पर देखो यहां पर इस पक्ष में देखो क्या 1/L है ना, एल का मात्रक हेनरी होता है, तो 1/हेनरी लिखेंगे। जानते तो हो सब बात, बहुत अच्छी बात, आदत हो गई। अब प्यारे बच्चों, अन्योन्य प्रेरक पढ़ने से पहले आपको मैं क्या बता दूं भाई, अभी समय है, बहुत समय है, एग्जाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। आप लोग तैयार हो? बोलोगे कमेंट में यस सर, मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहता हूं एग्जाम के लिए। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर, 2 नंबर दोनों में आ सकता है। यही स्वप्रेरकत्व, तो लंबी प्रणालिका का बताइए, समतल वृत्ताकार कुंडली का बताइए। सूत्र पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का, 2 नंबर का केवल सूत्र लिखने के लिए आ सकता है। यही जो सूत्र आपने प्रूव किया है ये केवल 2 नंबर में लिखने के लिए आ सकता है, या यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सूत्र बताइए क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं फार्मूला सीट हर जगह, मतलब हर चैप्टर की बनाइए। प्यारे साथियों, एग्जाम जो है आपका जून का, मंथली एग्जाम जून, मंथली एग्जाम ये जो जून वाला है प्यारे बच्चों,
ठीक है। मंथली एग्जाम ये जो जून वाला है आपका, ठीक है, ये जो जून वाला है इसमें आप लोग ये ध्यान देंगे कि आपका सेकंड पेपर से भी पूछा जा सकता है। सेकंड पेपर सर क्या? इसमें सेकंड पेपर से भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेकंड पेपर सर कहां से शुरू होगा? आपको मैंने जब शुरू में सिलेबस बताया था प्यारे बच्चों, जब शुरू में सिलेबस बताया था तो आप लोग जो, अब मैं ज्यादा चीजें लिखूंगा नहीं, जो आप लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो पूरी चीजें नहीं लिखूंगा, नहीं बहुत टाइम हो जाएगा, सारी चीजें पढ़ानी भी तो है। फर्स्ट पेपर पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, ध्यान सुनते जाना। पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बोलो था कि थोड़ा गंदी राइटिंग में लिख दे रहे हैं लेकिन जल्दी। दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की इकाई से संबंधित है। इकाई पर चर्चा कम करो, चैप्टर ज्यादा पढ़ो तो ज्यादा ठीक रहे हमेशा। तीसरा चैप्टर था विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे विद्युत गतिकी जो इसकी इकाई है, विद्युत धारा। चौथा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, या कह लो इसी को मैंने लिखा था वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानो, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैंने इसलिए दोनों चैप्टर बताए ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि सर ये चीज नहीं बताई गई, ठीक है। अच्छा, चौथा, पांचवा आप लोगों ने पढ़ा पृथ्वी चुंबकत्व तथा द्रव्य, पांचवा चैप्टर पढ़ा चुंबकत्व तथा द्रव्य। अच्छा, एक चीज और मैं एकदम निंजा टेक्निक बता दूं, आप हर चैप्टर की हेडिंग लिख करके रफली हमेशा टिक करो कि आपने ये पढ़ लिया, ये सूत्र आपको आता है, ये सूत्र आपको याद है, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज चुंबकत्व तथा द्रव्य। छठवां चैप्टर पढ़ रहे हो चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हो, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये पढ़ रहे हो ना, चुंबकीय प्रेरण नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हो। सातवां चैप्टर प्यारे बच्चों पढ़ोगे प्रत्यावर्ती धारा, क्या पढ़ोगे? प्रत्यावर्ती धारा, जिसे अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, एसी। और आठवां चैप्टर इसी में पढ़ोगे, बहुत छोटा होगा, मुझे लगता है उसको मैं 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, 3 लेक्चर में आपको पूरा समझा दूंगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये 8वां चैप्टर बहुत छोटा है प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे। बड़ा तो चैप्टर तो बड़ा है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा ही चैप्टर है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत छोटा है, तो मैं ज्यादा इसमें समय भी नहीं लूंगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपका प्रत्यावर्ती धारा लगभग 10 दिन ले जाएंगे इसमें, और इसमें 2 से 3 दिन में लेक्चर खत्म हो जाएंगे। अब आप सोचिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी खत्म होने वाला है, ठीक है, खत्म होने वाला है। तो प्यारे बच्चों बात यहां पर यह आती है कि फर्स्ट पेपर आपका पहली मासिक परीक्षा जो थी, जो आपकी पहली मासिक परीक्षा हुई थी, उसमें इन दोनों चैप्टर से आया था, इन्हीं दोनों चैप्टर से आया था, मतलब ये आपकी मई एग्जाम में आया था, मई एग्जाम है ना। अब इसमें विद्युत धारा से पूछे जाने की संभावना है, इसमें आपके जून में पूछे जाने की संभावना है। जून का मासिक जो एग्जाम होगा उसमें पीछे पूछे जाने की संभावना है चैप्टर नंबर 3। इसके ऑब्जेक्टिव मैंने 2 बार कराए हैं, इसका आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं, मैंने मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक वाले भी एमसीक्यू चैप्टर नंबर 3 के कराए, और प्लस मतलब 100 नंबर के क्वेश्चन की सीरीज लाए थे, उसमें 100 क्वेश्चन करवाए थे, तब इसके भी मैंने 25 क्वेश्चन जोड़े थे। अर्थात जब मैं इसके मासिक परीक्षा की तैयारी करवा रहा था तो उसमें भी 25 क्वेश्चन की तैयारी कराए गए थे। अब बात ये आती है कि सर इसी से पूछा जाएगा। देखो एक डर ये है कि सेकंड पेपर जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें जो पहली यूनिट है वो आपकी है प्रकाशिकी। पहली यूनिट क्या है? प्रकाशिकी, ठीक है, प्रकाशिकी। अब इसमें जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है भैया, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाशिक यंत्र, इसका पहला चैप्टर होता है। दूसरा चैप्टर होता है प्रकाश का अपवर्तन तथा लेंस। तो ये चैप्टर इस प्रकार से बटा होता है, पूरी यूनिट प्रकाशिकी में 2 चैप्टर जुड़े होते हैं। तो प्रकाशिकी से प्यारे बच्चों जो है आप लोग इसको भी पढ़ लोगे, ये टोटल 10th में भी है, ठीक है। परावर्तन अपवर्तन की घटना सब याद होगा आपको, परावर्तन अपवर्तन याद होगा हो, ठीक है। परावर्तन में हम लोग बात करते हैं विशेषकर दर्पण से, और अपवर्तन में बात करते हैं लेंस से, और सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं 10th में। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मैंने तो भाई आपको अभी नहीं पढ़ाया प्रकाश की, क्योंकि मैं एक तरफ से बिल्कुल पढ़ाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका जून मंथली एग्जाम नहीं था। जब मैंने जनवरी से पढ़ाना शुरू किया था तो मेरा जून मंथली एग्जाम नहीं था, मेरा बिहार बोर्ड के, क्योंकि ये कहीं एग्जाम हो रहा है किसी जिले में, किसी जिले में नहीं हो रहा है, किसी जिले में सेकंड पेपर से आ रहा है, किसी जिले में फर्स्ट पेपर से आ रहा है, किसी स्कूल में होते हैं मंथली एग्जाम, किसी स्कूल में नहीं होते। हमारे पास तो पूरे बिहार के बच्चे हैं, तो हमें सभी को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं, ख्याल रखता हूं कि भाई हमें 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, और उसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए ये जो रुकावटें हैं इनमें से दूर रहना है। अच्छा, बात आती है कि हर महीने 4 से 5 दिन आपके मंथली एग्जाम होंगे, तो हम हर महीने मंथली एग्जाम की तैयारी किसी दिन खास लगा कि हम लोग बेहतर चल रहे हैं तो हम लोगों को करनी चाहिए, बिल्कुल क्लास होती भी है। लेकिन कल की क्लास मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि इससे भी पूछे जाने की संभावना है। पहली बात ध्यान सुनना, मेरी बात में क्या सच्चाई है और क्या आपको भी सोचने और समझने की जरूरत है, थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है। परावर्तन और अपवर्तन प्यारे बच्चों इससे भी पूछे जाने की संभावना है सेकंड पेपर के दूसरे चैप्टर से। तो आप लोग 10th का जितना भी पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बना लोगे। थोड़ी बहुत दिक्कत होगी बट पास मार्किंग के लिए तो बना सकते हो, मतलब आप अपने स्कूल के टीचर को दिखा सकते हो कि हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बता सकते हो। बाकी आप लोगों का ये सिलेबस खत्म होने वाला है, फर्स्ट पेपर बिल्कुल प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट करने के कगार पर हैं, मतलब मुश्किल से 20 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सर बस कंप्लीट ही होगा क्या? नहीं प्यारे बच्चों, कंप्लीट के साथ साथ मैं आप सभी के लिए बीच में अभी 4 दिन के लिए प्यारे बच्चों 4 दिन में आपकी रिवीजन
रिवीजन के लिए प्यारे बच्चों मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जिसमें 4 पीडीएफ होंगे। कितने पीडीएफ होंगे प्यारे बच्चों? 4 पीडीएफ मैं भेजूंगा। 4 पीडीएफ भेजूंगा टोटल 6 चैप्टर तक के, जिसमें नहीं छठवां का थोड़ा बहुत, लेकिन पिछले 5 चैप्टर टोटल कंप्लीट होंगे। और 4 पीडीएफ मैं ये भेजूंगा जिसमें लिखा होगा डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे करके मैं आपको 4 पीडीएफ प्यारे बच्चों भेजूंगा। यहां पर लिखने के बजाय मैं आगे समझा दूं आपको इस बात के बारे में तो ज्यादा अच्छा है। रिवीजन करना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है, और मैं सिर्फ बातों पे भरोसा कम करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे भी आवश्यक काम रहे, फिर भी मैं अपने काम को थोड़ा सा छोड़कर बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, रुके ना, इसके लिए मैं अग्रसर रहता हूं। और इन्हीं कामों को ध्यान करते हुए आपके जैसे अभी एग्जाम चलेंगे प्यारे बच्चों, जब एग्जाम चलेंगे, ठीक है, तो एग्जाम में क्या होगा, जिस दिन मैथ का एग्जाम होगा उस दिन मैथ की तैयारी करवाई जाएगी, जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम होगा उस दिन इंग्लिश की तैयारी कराई जाएगी। तो इस वजह से कुछ क्लासेस हमारी डिस्टर्ब होंगी, है ना, कुछ क्लासेस हमारी भी डिस्टर्ब होंगी। लेकिन हम उन क्लासेस को डिस्टर्ब तो जिस दिन नहीं लेना है, तो मैं आपको रिवीजन के लिए प्यारे बच्चों इस तरह की चीजें भेजने वाला हूं। डे 1 करके आपके डे 1 में मान लो चैप्टर 1 एंड 2 के क्वेश्चन, मान लो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए या 10 ऑब्जेक्टिव हो गए, 10 ऑब्जेक्टिव प्लस 2 अंक वाले प्रश्न होंगे, प्लस 5 अंक वाले भी प्रश्न होंगे। और ये इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर एक तरह का गेस पेपर में बना रहा हूं, ठीक है, एक तरह का मैं गेस पेपर बना रहा हूं कि पहले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव तो खूब पढ़ो, ऑब्जेक्टिव तो मतलब गेस पेपर से मतलब नहीं होता। देखो ऑब्जेक्टिव का गेस पेपर नहीं, ऑब्जेक्टिव तो जितना मर्जी लगा डालो, लेकिन 2 अंक वाले और 5 अंक वाले ये भी आपके 35 नंबर तो महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो गेस पेपर में मैं आपको ऐसे मतलब लगभग 4 पीडीएफ डे 1 ऐसे ही आपको भेजूंगा, मैं डे 2 ऐसे ही भेजूंगा, डे 3 मतलब तीसरे दिन जिस दिन क्लास नहीं चली तो आपको फिर वो क्वेश्चन भेजे जाएंगे जिनको आपको खुद से बनाना होगा, ऑब्जेक्टिव भी बनाना होगा। और ऑब्जेक्टिव हम वो करवाए हुए हैं, बस आपको मिलान करना होगा कि हमारा सही है नहीं। बिना किताब देखे, बिना नोट्स देखे आप उत्तर लिखना, स्वयं का मूल्यांकन करना कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं किस लेवल पर हूं, और उसके बाद खुद से जवाब मांगना आईने के सामने खड़े होकर के कि अभी विद्यार्थी जी आपकी तैयारी ये है, अभी शिष्या जी आपकी तैयारी ये है, अभी टीपू सुल्तान आपकी तैयारी ये है। तो आनंद गुरु जी की बात को अगर थोड़ा सा अमल करते हो तो प्यारे बच्चों मैं आपको जो पीडीएफ भेजूंगा उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, अपनी एक उत्तर पुस्तिका या जो भी रजिस्टर हो उसमें आंसर लिखना, उत्तर पुस्तिका में खुद से उत्तर लिखना, ठीक है, उत्तर पुस्तिका में उत्तर स्वयं से लिखना। मैं वादा करता हूं कि ये काम करके आपके अंदर बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जो आत्मविश्वास है वो जगेगा कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, हम भी अच्छा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ये डे 1 डे 2 के दिखा देते हैं, मैंने पीडीएफ आपके लिए पहले 1-2 चैप्टर का बनवा भी लिया है, दिन भर मेरा काम यही चला करता है। दिखा देते हैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। एक सेकंड भाई, अभी टाइम है ना, ठीक है, कहाँ गया, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे होमवर्क फिजिक्स, फिर इसमें लिखा हुआ है थोड़ा सा सेंटेंस लिखा हुआ है आप सभी को बताने के लिए कि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हैं। और फिर उसके बाद डे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, डे 1 चैप्टर 1 एंड 2, और इसमें से प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ये पीडीएफ प्यारे बच्चों आपके पास पहुंचेगा, जिसमें से ये भी लिखा हुआ है कि कौन क्वेश्चन कितने सन में पूछा गया है, 2021 में, 2022 में, 2018 में, 2015 में, और उन प्रश्नों को खुद से बनाना है, खुद से हल करना है। जो नहीं होगा फिर मैं इन्हीं के हल करवाऊंगा, अभी ऐसा तो नहीं, अभी तो समय रहेगा, लेकिन ये गेस्ट पेपर की तरह आपके पास जा रहा है, जिनके मैं एक सॉल्यूशन भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको मिल जाएंगे जितने भी नोट्स हैं, जितना सब कुछ भेजा गया उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब एक पीडीएफ को तैयार करने में तो पिछले 2 घंटे चले जाते हैं, फिर आपके नोट्स लिखने में। हाँ, एक चीज और अभी आप लोगों को कि सर मुझे अपनी ही गलती याद आती है, सर आपने हमें चैप्टर 5 का नोट्स नहीं भेजा है। चैप्टर 5 का सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, नोट्स नहीं भेजा है, आप लोगों का ये कमेंट है ना, ऐसे लिख के भेजते हैं ना आप लोगों का, इंग्लिश में कमेंट ऐसे लिख के आता है, सर आपने हमें चैप्टर 5 का भी नोट्स नहीं भेजा है। प्यारे बच्चों माफी चाहेंगे इसके लिए। देखो नोट्स को थोड़ा सा आप लोगों को तो पता है, हैंड रिटन नोट्स जाता है, नोट्स को लिखने में भी समय लगता है और टाइप करवाने में भी समय लगता है, और रेगुलर आपकी क्लास चलती है उसको भी लिखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर सोचो मैं चैप्टर 5 को केवल कंप्लीट करता हूं तो चैप्टर 6 कौन कंप्लीट करेगा, उसका हैंड रिटन नोट्स आपके पास जाता है। और थोड़ा सा कहेंगे सर इतना ही आप थक जाते हैं, हमारे पास तो सर 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर भी होता है, फाइनल पीडीएफ भी होते हैं, और भी ढेर सारे तमाम वर्क होते हैं, सारी चीजों की प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ सर ऐसा करना, फिर मैराथन सर लेने हैं, सर आप ऑब्जेक्टिव ले लेना उस दिन, सर वो आप लोग मैथ वर्सेस वो ले लो, तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी प्लानिंग करनी पड़ती है, और जो प्लानिंग में समय व्यतीत हो जाता है, एक डिसीजन निकालने के लिए बहुत समय चला जाता है। बच्चों ऑब्जेक्टिव कब लेना, 50 ऑब्जेक्टिव की सर क्लास लेनी है तो 50 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ बनवाना है। बच्चों काम है, ये अंदर की बात है, लेकिन आप लोगों को बता दिया जाता है क्योंकि आप अपने परिवार के तो सदस्य हो, तो आपको जानकारी रहना जरूरी है। ये नहीं है कि सर आप अपने लिए बता रहे हैं, आप छिप रहे हैं, मतलब अपने आप को बचा रहे हैं सर ये काम बता के कि हाँ ठीक है भेज दिया जाएगा। नहीं बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बात रही है चैप्टर नंबर 5 की, तो पीडीएफ अब मेरे सारी चीजें नोट्स लिख गई हैं, और जो पीडीएफ भेजते हैं विजय सर, वो विजय सर अभी नहीं है, और जैसे ही 1-2 दिन में आते हैं मैं पीडीएफ आपका चैप्टर नंबर 5 का डलवा दूंगा। चैप्टर नंबर 5 से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है मंथली एग्जाम में, तीसरे से है, सब कुछ नोट्स आपके पास है, ये नोट्स भी प्यारे बच्चों भिजवा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे चैप्टर 6 भी खत्म हुआ, क्योंकि चैप्टर 6 लगातार अच्छे से कंप्लीट है, ये चैप्टर 6 वाला भी नोट्स आपके पास पहुंचेगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। मैं बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला हूं, कदम से कदम मिला करके चलने वाला हूं, ठीक है।
क्लियर सर? मुझे लगता है हर दिन होमवर्क में दीजिए। देखो हर दिन पॉसिबल ये नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो 1 घंटे की लेक्चर होती है, 1 घंटे में बहुत सारी बातें आपसे करनी होती हैं, डेरिवेशन बताने होते हैं, और लास्ट में 5 क्वेश्चन लिखना थोड़ा सा, कभी कोई तो लगता है डेरिवेशन ही जल्दी से हो जाए तो अगली क्लास हो दूसरे सर की, तो बहुत सारी बातें होती नहीं हो पाती हैं। फिलहाल आप लोग खुद से होमवर्क बना सकते हो। मुझे जिस दिन लगता है न्यूमेरिकल होता है या हेडिंग होती है तो मैं कहता हूं इसको रिवीजन कर लेना, ये आपका होमवर्क है। फिलहाल जैसा ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपके पास जब जाएगा तो आपको लगेगा वाकई में सर ने बहुत अच्छा ये प्लान किया है कि एक चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, जिनको हमें लिखना है, पढ़ना है, समझना है, और इन क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव की नहीं बात करूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव 20 है, और 20 में से ये नहीं हो गया कि 20 से ही इंपॉर्टेंट हो गए। ऑब्जेक्टिव तो प्रैक्टिस खूब जम के करना, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अन्य 35 क्वेश्चन जो लिखने वाले होते हैं, जिनमें आपको ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे डेरिवेशन 10 तो है एक चैप्टर में, आप 10 चैप्टर के 10 पढ़ोगे क्या? ऐसे डेरिवेशन पढ़ोगे जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या जिनकी सहायता से दूसरा डेरिवेशन अपने आप हो जाता है। मान लो एक डेरिवेशन किया और उससे दूसरा डेरिवेशन अपने आप हो जाता है। जैसे यहीं पर एक डेरिवेशन आप लोगों ने सीखा, दूसरा डेरिवेशन को करने में आसानी हुई। एक डेरिवेशन आपने सीखा कि ऐसे निकालते हैं, दूसरा डेरिवेशन आसान है, तो एक डेरिवेशन रख दिया तो दूसरे डेरिवेशन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए सर? आप अपनी बुराई खुद कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बुराई खुद कर देते हैं। जैसे ये मेरी कमी थी, आपने पोल खोल दिया। हाँ बिल्कुल पोल खोल दिए अपनी, कि ये कि भाई मेरे से जो होती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैंने ये कमी रख दी अपने लिए, है ना? अपने लिए ये क्या कर दी? कमी। और अगर मैंने कमी की है तो मुझे उसका भुगतान करना पड़ेगा ना, उसका भुगतान करना पड़ेगा ना। मैं ही अगर कमजोर पड़ जाऊंगा तो मेरे विद्यार्थी जी का क्या होगा? वो अपने आप कमजोर पड़ जाएंगे। फिर हम लोगों का जो लक्ष्य है 100/100 वो तो और कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा एक खास बात देखिए प्यारे साथियों, कि हम लोग की रफ्तार इतने भी धीमे नहीं है। हम लोग प्यारे बच्चों देखेंगे शुरू से, आपका आप देखिए टिक लगाइए जरा, कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां चल रहा है। सातवें में मैंने बताया 10 दिन, और तीसरे में बताया मैं लेके चल रहा हूं 3 से 4 दिन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लेके, मतलब टोटल इनको मिलाकर के 15 दिन आपके जाने हैं। 15 दिन मतलब अगर जून तक ये पूरा खत्म कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम है, 3-4 दिन क्लास डिस्टर्ब होंगी, उस हिसाब से मान लो ये जून में हटाई दे रहा हूं, आपका जुलाई 15 जुलाई तक फर्स्ट पेपर खत्म। क्योंकि अब आप देख सकते हैं स्पीड कितनी बढ़ी, पहले दूसरे चैप्टर में 1-2 महीने लग गए, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आए सेकंड पेपर में। अब जब हम लोग जुलाई में सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास अगस्त होगा, हमारे पास सितंबर होगा, और जुलाई तो शुरू ही हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। और अक्टूबर के लास्ट में मुझे हर हाल में प्यारे बच्चों सिलेबस को खत्म ही करना है। हर हाल में मतलब क्या सर? जबरदस्ती घसीट देंगे क्या? नहीं, घसीटेंगे कैसे? अगर 1 घंटे की प्यारे बच्चों मैं क्लास लेता हूं तो मैं 1 घंटे 15 मिनट की क्लास लूंगा, 1 घंटे में 15 मिनट की क्लास लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं 1 घंटे 30 मिनट की भी क्लास लेने लगूंगा सितंबर में। अक्टूबर में जरूरत पड़ी तो मैं 1 घंटे 10 मिनट, मतलब 1 घंटे 40 मिनट की भी क्लास लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब कोर्स को घसीटने के लिए मैं थोड़ा सा टाइमिंग भी बढ़ा दूंगा, बट मैं अक्टूबर लास्ट तक मैं हर हाल में कोशिश करूंगा 99.9%। बस ईश्वर स्वास्थ्य सही रखे, घर के सारी व्यवस्थाएं सही रखे। देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि आप समझते हैं कि घर की भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, कि अभी घर में कोई काम पड़ जा रहा है आवश्यक तो जाना पड़ जाता है। फिलहाल 2-2.5 महीने हो गए मुझे, मैं आप लोगों के बीच में प्रॉपर बना हुआ हूं, और हर एक एग्जाम की तैयारी, हर एक चीज की प्रॉपर बना हुआ हूं। किसी भी तरह से अभी मुझे घर जाने के लिए वो नहीं होना पड़ा, लेकिन अभी आगे कुछ दिन में मुझे शायद जाना पड़े, जरूरी काम है, तो वो बताया जाएगा आपको। फिलहाल अभी नहीं है, जैसा भी होगा वो बताया जाएगा। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों ये एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तो हम तत्पर हैं ही, अग्रसर हैं। आप लोगों को भी मैं हर एक बात बता देता हूं इसलिए कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से, और मेरा ही सब्जेक्ट नहीं फिजिक्स प्यारे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट को मन लगा करके पढ़ते रहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को, प्रत्येक विषय को मन लगा करके पढ़ते रहिए। प्रत्येक विषय को मेरे लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए, और अपने माता पिता के लिए भी नहीं, खुद के लिए प्यारे बच्चों। अगर खुद आप जागृत हो गए, कोई भी ना सरकार, ना प्यारे बच्चों आपके पड़ोसी, ना रिश्तेदार, कोई आपको कमाने खिलाने नहीं आएगा। खुद से कमाना पड़ेगा, खुद से पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक दिन आएगा कि आपको खुद के लिए मजबूर होना पड़ेगा, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप खुद के पैरों में स्टैंड है, खुद आपके अंदर एक स्किल है, एक अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो कहीं ना कहीं आप जॉब कर सकते हो। कोई जॉब बैंक में कर रहा है, कोई किसी कॉलेज में कर रहा है, स्कूल में कर रहा है। जीविकोपार्जन के अनेक साधन है प्यारे साथियों इसमें। आप अगर पढ़ाने में अच्छे तो कोई पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर अच्छा है तो डॉक्टरी का काम कर रहा है, कोई मैनेजर अच्छा है, मैनेजिंग अच्छी करता है, चीजों को मैनेज कर पाता है, वो मैनेजर है। बहुत कोई फील्ड वर्क में अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो फील्ड वर्क कर रहा है ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पढ़ना सबसे पहला हथियार है। अगर आपने 12th अच्छे नंबरों से पास कर लिया प्यारे बच्चों, तो आपका जो ग्रेजुएशन भी होगा किसी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। नहीं आपने कोई तैयारी करने का सोचा कि मैं सर तैयारी करूंगा, तो आपके अंदर एक एक्सपीरियंस तो जगा, क्योंकि जब आप 12th अच्छे एग्जाम नंबरों से पास होगे तो एक सेल्फ मोटिवेशन अंदर से जगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं एक आप सभी को बात हमेशा कहूंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी 2-3 से ज्यादा कभी नहीं करना, 2-3 साल से ज्यादा कभी नहीं। मैंने 2-3 साल फिर भी ज्यादा बोल दिया, 1 साल या 2 साल से ज्यादा नहीं करना। अपनी स्किल खोज के किसी काम में लग जरूर जाना, 1-2 साल से ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करना, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट ही है, वो कहीं पर भी आपको स्टेबल कर देगा। जैसे एक कुएं का मेढक नहीं होता है, ये मेढक है और इसको पता होता है कि पानी इतने ही रेंज में है, पानी इतना ही होता है। लेकिन जैसे आप अपनी स्किल पे आते हैं, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे नाम और शोहरत कमानी हो, जब आप इन सब चीजों में आते हैं कि लगता है कि ये तो समुद्र, यहाँ तो हम अनेकों जा सकते हो, फिर चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे टाटा जी हो, चाहे बिरला जी हो, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि शिखर पर पहुंचने के लिए ये मायने नहीं रखता कि आप गवर्नमेंट एग्जाम में है ना। सभी बातों को आप लोग समझते हैं, समझदार है ना। चलो बहुत सारी बातें सर आपने बता दी बच्चों को। सर आपका शादी हो गया क्या? नहीं शादी नहीं हुआ, आप लोग जानते हैं कि नहीं शादी नहीं हुआ है। सर आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। पहले बच्चों समय भी हो गया और हम बताने वाले थे डेरिवेशन। फिलहाल अब कल मैं क्लास लूंगा, बता दिया आप लोग ये चीजें जरूर पढ़ लेना। कौन सी? ये रिवीजन के लिए कहाँ गए भाई, ये प्रकाश की ये चैप्टर पढ़ लेना। लेकिन मैं कल क्लास आपकी यही लूंगा। बोलो अच्छा एक बार पहले बताओ तैयार हो? कल की क्लास में मतलब यही सिलेबस थोड़ा पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिलेबस थोड़ा ही पढ़ाऊंगा। लेकिन क्या कल की सिलेबस को पढ़ने के लिए तैयार हो? एक बार यस सर कमेंट करें।
क्योंकि जल्दी छोड़ दूंगा और फिर कल की क्लास में थोड़ी बहुत हिंट दे करके आपको समझा दूंगा। बोलो, कल मैं क्लास लूं मतलब इस चीज के लिए, क्योंकि आपको 21 का एग्जाम है, कल 20 तारीख है। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, सिलेबस हम लोग कंटिन्यू रखते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि सिलेबस के एक दिन का नुकसान हमें पीछे की ओर खींच सकता है, जबकि मंथली एग्जाम हर महीने आने हैं और इस वजह से मैं चाहता हूं कि अपना सिलेबस को भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊं। सर आई एम रेडी। वेरी गुड। किसी भी बच्चे का निगेटिव नहीं आया भाई, किसी ने भी अभी ये नहीं कहा ना गुरुजी। भाई धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का, इतना सपोर्ट। आई एम रेडी। यस सर, यस सर, यस सर, लव यू सर। एक बच्चे क्या सर याद नहीं, एक लोगों ने लिखा है, एक दो लोगों की कमेंट आए नो सर, है ना। खैर बाकी सारे बच्चों की कमेंट यस सर, बहुत बहुत आभार। और जो लोग नो सर लिख रहे हैं मैं उनका भी सम्मान रखता हूं, और लेकिन कल की क्लास फिर उनके लिए यही होगा कि मैं थोड़ा कम लूंगा, अर्थात डेरिवेशन बता करके जो भी है सिलेबस को पढ़ा करके आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा कि आप तैयारी करें। तो गुरुजी अब विदा लें आप सभी से, लेते हैं विदा प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मिलते हैं। खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहें और अपना वही सपना पूरा करने के लिए कि टारगेट बोर्ड का झंडा इस बार बिहार बोर्ड के ऑफिस में गड़ना ही चाहिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एप्लीकेशन में भाई भी बच्चे रहते हैं, जो लोग आपको यूट्यूब में रहता है आंकड़ा, वही आंकड़ा यहाँ भी रहता है, और वही सारे बच्चे अगर ये सुन रहे हैं तो प्यारे बच्चों, अगर एक के अंदर वो आग जल रही है ना, बोलते हैं ना, वो आग वो चिंगारी अगर एक भी बच्चे के अंदर चल रही है वो तहलका मचा देगा। और बच्चों के अंदर एक के नहीं, यहाँ तो सभी के अंदर चल रही है, सभी लगे हुए हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता से बचा दे। विदा लेते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।